नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे संधारित्रों की, जिससे समझ हमने धारिताएं वगैरह ज्ञात कर ली थी। आज अपने पास एक नया टॉपिक है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। एक्चुअल में ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। जैसे अपने पास एक मोबाइल की बैटरी है, उसको यदि अपने 0% से लेकर 100% तक चार्ज करें तो चार्ज करने के लिए जो भी कार्य किया जाएगा वो एक प्रकार से उसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। ठीक उसी प्रकार से संधारित्र अपने पास सेम पोजीशन है। एक संधारित्र है, संधारित्र 0% चार्ज पे यानी कि कंप्लीटली डिस्चार्ज है, उसको यदि अपने चार्ज करें, संधारित्र क्या करेगा, ऊर्जा को स्टोर करेगा। यदि हम उसको कंप्लीटली 100% चार्ज करें तो चार्ज करने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, यानी कि जो भी बैटरी होगी वो अपना कार्य करेगी। जो किया गया कार्य होता है वही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और ये स्थितिज ऊर्जा जमा कहाँ रहती है, ये स्थितिज ऊर्जा जो भी संधारित्र होगा, प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यानी कि विद्युत क्षेत्र होता है, उस कंप्लीट विद्युत क्षेत्र में ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है। यदि इसको अपने डायग्राम के रूप में समझने की कोशिश करें, सपोज दैट अपने पास ये एक प्लेट हो गई, इसको अपने एम नाम दे देते हैं, और ये संधारित्र की दूसरी प्लेट हो गई, इसको अपने एन नाम दे देते हैं। स्टार्टिंग में ये जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज है कंप्लीटली, इसको अपने चार्ज करेंगे तो चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, इसको बैटरी के साथ संयोजित कर दिया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। ऐसा करते ही क्या होगा, और हाँ, इसकी दूसरी जो प्लेट होती है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होती है, ग्राउंड के साथ, यानी कि भू संपर्कित होती है। ऐसा करते ही बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो इस प्लेट के ऊपर धनात्मक आवेश आना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि इस प्लेट पर इस प्रकार से धनात्मक आवेश है वो वितरित होगा, जिसके कारण एन प्लेट के ऊपर भी अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज आएगा, बाहर पॉजिटिव बनता है जो कि ग्राउंड के साथ निरस्त हो चुका है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी, पोजीशन बन जाएगी संधारित्र की। अब मान लो ऐसा करने पर ये 50% चार्ज हो चुका है। कितना चार्ज हो चुका है, 50%। हमें इस कैपेसिटर को 100% चार्ज करना है। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बाहर से आता है, जो भी धनात्मक आवेश इसके ऊपर आएगा, इस धनात्मक आवेश को इस प्लेट का जो धनात्मक आवेश है वो प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को इसके ऊपर आने से रोका जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है वो इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, रिपल्शन दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इसको चार्ज तो करना है, तो इस धनात्मक आवेश को यहाँ लाने के लिए कोई ना कोई एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा, कोई बाह्य बल लगाना पड़ेगा, ताकि ये धनात्मक आवेश इस प्लेट पे आकर के जमा हो जाए और ये अधिक मात्रा में चार्ज हो जाए। तो इस पॉजिटिव आवेश को यहाँ लाने के लिए जो भी एक्सटर्नल कार्य किया गया है, बाह्य कार्य किया गया है, वही कार्य इस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो कंप्लीटली इसकी डेफिनेशन के बारे में हम क्या कहेंगे कि संधारित्र को पूर्णतः चार्ज करने के लिए या आवेशित करने के लिए, संधारित्र को पूर्णतः आवेशित करने के लिए जो बाह्य कार्य किया जाता है वही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अब ये स्थितिज ऊर्जा रहेगी कहाँ, अब जैसे संधारित्र की प्लेटें हैं, इनकी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र जरूर उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, विद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक से बाहर निकलता है और ऋणात्मक आवेश की ओर आता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो कंप्लीट विद्युत क्षेत्र जो होगा संधारित्र की प्लेटों के बीच में कुछ ऐसा होगा। अब ये जो कंप्लीट विद्युत क्षेत्र हमें मिला, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर रहती है। ओके, तो अब आप इस स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात कैसे करोगे। सबसे पहले हमने यूं माना कि अपने पास एक कैपेसिटर है जो प्रारंभ में 0% चार्ज है, 0% आवेशित है। अब क्या करेंगे, इसको यदि आवेश प्रदान करें तो धीरे धीरे आवेशित होने लगेगा, इस पे चार्ज आएगा, 1 2 3 4 5% लगातार बढ़ता जाएगा। और किसी समय जब हमने इसको चार्ज किया, मान लो 50% चार्ज कर दिया, उस केस में इस प्लेट के ऊपर जो आवेश है वो स्मॉल q आ गया। कितना आ गया, स्मॉल q आ गया।
और प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को मान लिया d। ओके, जब इसके ऊपर q आवेश है, स्मॉल q आवेश है, तो इसका एक निश्चित विभव भी होगा। तो इसका विभव अपने कितना मान लें, v मान लेते हैं, जबकि संधारित्र की धारिता है वो c है। तो जब ये संधारित्र 50% चार्ज की पोजीशन में है, उस केस में क्या सिचुएशन होगी, उस केस में इसका जो विभव बनेगा वो कितना बनेगा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता c बराबर क्या होता है, q बटे v होता है। तो विभव या विभवांतर कितना बन जाता है, q बटे c बन जाता है। तो यहाँ से आप v ज्ञात कर लोगे तो v का मान कितना बनेगा, q बटे c। चित्रानुसार संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा, V इज इक्वल Q अपॉन C। ये विभवांतर उस स्थिति का विभवांतर है जब ये 50% चार्ज था, यानी कि इसके पास स्मॉल q चार्ज आ चुका है। जैसे जैसे इस q प्रवेश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभव के मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि q बढ़ने से v का मान बढ़ेगा और किसी भी संधारित्र की धारिता है वो फिक्स रहती है। तो q बढ़ने से v है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो v है वो केवल उस समय का है जब उस q प्रवेश कितना है, स्मॉल q है। हमें क्या करना है, अब हमें इसको और अधिक चार्ज करना है, इसके ऊपर धनात्मक आवेश और अधिक मात्रा में फैलाना है या पहुंचाना है। उस केस में हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य अपने ज्ञात कर रहे हैं जो कि स्थितिज ऊर्जा बन जाएगा। तो अब हमने ये माना कि हमने इसको अति अल्प आवेश और दे दिया, अति अल्प बोले तो dq आवेश दे दिया। कितना आवेश दिया, dq चार्ज इसको और दिया। तो dq आवेश देने के लिए एक्सटर्नल कार्य कितना किया गया वो फाइंड आउट कर लो। तो dq आवेश देने में कार्य कैसे ज्ञात करोगे, इसका विभवांतर v है, dq आवेश दोगे तो किया गया कार्य dw होगा। एक्चुअल में फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, जैसे आपने विभवांतर लेसन नंबर 3 में पढ़ा था, v बराबर होता है w बटे q। तो यहाँ से जो w का मान आता है वो कितना बनता है, वो qv बनता है। तो अब आपको कार्य कितने चार्ज के लिए देखना है, dq चार्ज के लिए देखना है, तो कार्य dw बन जाएगा, यानी कि dq आवेश और प्रदान करने के लिए किया गया कार्य dw होगा, जिसका फॉर्मूला dw बराबर dq इंटू v बन जाएगा और v की वैल्यू अपने पास ये रही। तो अब हम क्या कहेंगे, संधारित्र को dq आवेश से आवेशित करने में किया गया कार्य, तो dq आवेश देना है तो कार्य कितना होगा, dw होगा। dw बराबर क्या आ जाएगा, v इंटू dq। अब आप यहाँ से v की वैल्यू पुट कर दो समीकरण 1 से, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, dw इज इक्वल v का मान है q बटे c इंटू आ जाएगा dq। अब क्या करोगे, q का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो dw बराबर 1/c को तो मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन किसका करोगे, q का। तो दोनों साइड अपने इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/c इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, ये बचेगा q dq। ओके, अब हमें कितना आवेश इसको देना है वो लिमिट निकल के यहाँ पे आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर 0% चार्ज था, यानी कि इसके पास आवेश कितना था, 0 था। तो स्टार्टिंग लिमिट तो क्या लगेगी, 0। अब हमें इसको कितना चार्ज देना है, इसको हमें 100% चार्ज करना है। मान लो 100% चार्ज करेंगे तो इसके पास कैपिटल Q आवेश आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 आवेश के मान अलग अलग माने हैं, 0, स्मॉल q, कैपिटल Q। 0 कितना कब का चार्ज है, जब ये 0% चार्ज है तो इसके पास आवेश है वो 0 है। जब ये 50% चार्ज हो गया इसके पास आवेश स्मॉल q आ गया, और जब ये 100% चार्ज हो जाएगा तो इसके पास आवेश है कैपिटल Q आ जाएगा। यानी कि हमें इसको 100% चार्ज करना है, मतलब इसको आवेश है वो कैपिटल Q देना है।
तो 0 से हमें स्टार्ट करना है आवेश देना, और आवेश कहाँ तक प्रदान करना है, कैपिटल Q तक हमें आवेश प्रदान करना है। तो dW का इंटीग्रेशन करोगे तो मान कितना बनेगा, W बन जाएगा। अब 1/c है, Q का आप इंटीग्रेशन करते हो तो वैल्यू निकल के आती है Q² और 0 से कैपिटल Q की लिमिट आएगी। अब कैपिटल Q यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो W इज इक्वल क्या बन के आएगा, 1/c, Q के स्थान पे कैपिटल Q² माइनस Q के स्थान पे 0, यानी कि ये 0 बनेगा। तो W की कुल मिलाकर के वैल्यू कितनी निकल के आएगी, W की अपने पास जो नई वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी, 1/c इंटू आ जाएगा Q²/2, और इसको यदि आप अरेंज कर लो तो ये बन जाता है Q²/2c। ये समीकरण नंबर 2 किया गया कार्य कंप्लीट हो गया, और यही किया गया कार्य किस में कन्वर्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा में। तो ये जो किया गया कार्य है इसको आप U कह दोगे, पोटेंशियल एनर्जी बोल दोगे, जिसका मान कितना होगा, Q²/2c हो जाएगा। तो ये तो अपने एक फॉर्मूला निकल के आ चुका है पोटेंशियल एनर्जी का। अब आप Q की वैल्यू पुट कर दोगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, C की वैल्यू पुट कर दोगे तो एक तीसरा और फॉर्मूला बन जाएगा। तो अन्य 2 फॉर्मूले और कैसे बनेंगे, संधारित्र के लिए Q का मान कैसे होता है, Q बराबर होता है C इंटू V। तो यहाँ पे Q के स्थान पे C इंटू V कर दो तो U बराबर क्या बन जाएगा, Q का मान होगा C² V², ऊपर स्क्वायर लगाना है, बटे में 2C, तो U बराबर क्या बन जाएगा, 1C से 1C कैंसिल, CV²/2। सो ये अपने पास एक और फॉर्मूला अन्य निकल के आ चुका है। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ये फॉर्मूला कैसे निकला, हमने Q की वैल्यू पुट कर दी। अब अपने क्या करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे। C का मान कितना हो जाएगा, Q/V। तो यहाँ से आप C की वैल्यू पुट कर दो तो U बराबर क्या निकल के आएगा, Q²/2c, और C का मान कितना हो जाएगा, Q/V। तो ये V ऊपर चला गया, एक Q से एक Q कैंसिल, तो U का एक अन्य तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा QV/2। तो कुल मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी के अपने पास 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को आप कंठस्थ याद रखोगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं उस केस में तीनों फॉर्मूले ही यूज में होंगे और सुविधा अनुसार किसी भी फॉर्मूले को काम में लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के पहला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q²/2c, दूसरा क्या बन जाएगा, CV²/2, एंड थर्ड एंड लास्ट बन जाएगा QV/2। तो कुल मिलाकर के संधारित्र की स्थिति ऊर्जा है वो 3 रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। और ये ऊर्जा जमा कहाँ रहेगी, ये ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में ही जमा रहने वाली है। तो ये था अपने पास संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, जबकि संधारित्र केवल एक ही लगा हुआ है। अब यदि अपने पास बहुत सारे संधारित्र हों, जैसे संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों या फिर समांतर क्रम में जुड़े हों, तो उस केस में जब हमें संधारित्रों का संयोजन मिले तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कितनी बनेगी वो अभी हम ज्ञात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यदि अपने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, सीरीज में जोड़ दें, तो परिणामी परिणामी ऊर्जा हमें किस प्रकार प्राप्त होगी। और उसके बाद अपने समझने वाले हैं कि समांतर क्रम में यदि हम इनको जोड़ देंगे तो परिणामी ऊर्जा किस प्रकार हमें प्राप्त होगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्राप्त ऊर्जा कितनी होगी। सो अभी हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट होगा श्रेणी क्रम संयोजन में ऊर्जा। आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है तो ऊर्जा के तीनों सूत्र आपको पता होने चाहिए। तो सपोज दैट अपने पास संधारित्र हैं अनेक, और इस प्रकार से सपोज दैट ये 3 संधारित्र अपन ने जोड़ रखे हैं कुछ इस प्रकार से, जो कि सीरीज में है। बाह्य वोल्टता स्रोत लगा हुआ है जिसकी वोल्टता हमने V मान ली, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3, और यहाँ पे चार्ज होगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा। सेम पोजीशन, ये अपने पास सीरीज में संधारित्र लगे हुए हैं। ठीक है जी। तो अब इनमें क्या करोगे आप, जैसे पहला संधारित्र है, इसकी ऊर्जा हमने अभी अभी ज्ञात की है। एक संधारित्र की ऊर्जा हमने ज्ञात कर ली है। संधारित्र की ऊर्जा के लिए अपने पास 3 फॉर्मूले आए थे। 3 फॉर्मूले कौन कौन से थे,
पहला था CV²/2, दूसरा था QV/2 और तीसरा था Q²/2C। ये 3 फॉर्मूले आपके पास थे। ठीक है जी। अब हम 3 में से कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सीरीज़ के अंदर जो भी कैपेसिटर लगे होते हैं उसकी परिणामी धारिता कितनी होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की परिणामी धारिता, श्रेणी संयोजन की परिणामी धारिता कितनी होगी। आपको यदि याद हो, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1/CS का मान था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और n होते तो आगे n तक चले जाते। ये परिणामी धारिता थी। तो ये परिणामी धारिता 1/C के रूप में हमें प्राप्त होती है श्रेणी क्रम में। तो इसमें से आप वो सूत्र उठाओ जहाँ पे हमें 1/C नजर आए, ताकि हम 1/C के स्थान पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर पाएँ। जैसे अपने पास फॉर्मूला नंबर 3 है Q²/2C, तो इस फॉर्मूले को आप काम में ले लोगे ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। 1/C के स्थान पे आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दोगे तो अपना आंसर है वो थोड़ा आसान हो जाएगा निकालने में। तो हम ये फॉर्मूला नंबर 3 काम में लेने वाले हैं। सो पहले संधारित्र के ऊपर चार्ज Q है, दूसरे का भी चार्ज Q होगा, तीसरे का भी चार्ज Q होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश है वो समान रहता है, जबकि विभव होते हैं वो प्रत्येक की जरूर अलग अलग होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे विभव की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पे कोई ऐसा विभव का जिक्र नहीं करने वाले हैं। तो Q²/2C इस फॉर्मूले के आधार पे पहले संधारित्र की ऊर्जा कितनी बनेगी, Q²/2C के स्थान पे क्या आएगा, C1। इस संधारित्र की ऊर्जा कितनी बनेगी, Q²/2C2 आ जाएगा। और तीसरे संधारित्र की ऊर्जा कितनी बन जाएगी, Q²/2C3 आ जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम अपने सामने निकल के आया है। सो अब आप क्या करने वाले हो, 1/CS की वैल्यू आपके पास है, तो आप परिणामी ऊर्जा ज्ञात कर लो। संयोजन की परिणामी ऊर्जा, संयोजन की परिणामी ऊर्जा कैसे ज्ञात हो जाएगी। परिणामी ऊर्जा के लिए सूत्र नंबर 3 काम में लोगे, Q²/2C और C के स्थान पे मैं CS लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमें सीरीज के बारे में बताएगा कि ये धारिता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन की है। सो 1/CS के स्थान पे आप ये लिख दोगे, तो U बराबर क्या होगा, Q²/2 तो बाहर आ चुका है, बचा क्या, 1/CS। 1/CS की कंप्लीट वैल्यू ये रही, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऐसा कुछ हो गया। अब आप इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो बाहर की संख्या को, तो ये कितना बन जाएगा, Q²/2C1 प्लस Q²/2C2 प्लस Q²/2C3। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू सेम है, यानी कि पहले संधारित्र की धारिता हो गई, सॉरी ऊर्जा हो गई। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू इसके सेम है, यानी कि ये क्या हो गया, फिर ये दूसरे संधारित्र की ऊर्जा हो गई। सेम कंडीशन, ये तीसरे संधारित्र की ऊर्जा हो गई। तो मान लो पहले संधारित्र की ऊर्जा U1, दूसरे की U2, तीसरे की U3, तो ये समीकरण नंबर 2 हमें परिणामी ऊर्जा को बता रही है। ये अपने पास 3 संधारित्र थे, तो परिणामी ऊर्जा तीनों संधारित्र की ऊर्जाओं के योग से हमें प्राप्त हो चुकी है। यदि इसमें n संधारित्र होते तो आप क्या कह देते, n संधारित्रों के लिए आप बोल सकते थे U1 प्लस U2 प्लस U3, और ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये वैल्यू आगे चली जाएगी UN तक। तो n संधारित्रों के कॉम्बिनेशन के लिए ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो शॉर्ट एंड स्वीट, संधारित्र यदि सिंगल लगा हुआ है तब तो उसकी ऊर्जा इन 3 सूत्रों से निकल के आती है, और यदि संधारित्र सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है, तो परिणामी धारिता है वो सभी संधारित्र की जो परिणामी ऊर्जा है वो सभी संधारित्र की ऊर्जाओं के योग के बराबर आती है। तो ये केवल सिंगल संधारित्र की ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और ये जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है वो उसके सीरीज कॉम्बिनेशन को बताने वाला है। अब सोचने वाली बात ये हो गई कि भाई यदि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो जो परिणामी ऊर्जा है वो सभी ऊर्जाओं के योग से प्राप्त हो रही है, तो परिणामी ऊर्जा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखोगे श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की परिणामी ऊर्जा है उसके मान में वृद्धि होती है। आपको याद है धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कॉम्बिनेशन सीरीज में हो तो यह फॉर्मूला था, तो परिणामी धारिता है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता तो कम होती है लेकिन ऊर्जा है वो
बढ़ जाती है। तो ये बात थी श्रेणी क्रम संयोजन की। अब अपनी बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी। सो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक होगा सेकंड, समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा। अपने पास अनेक संधारित्र होंगे जो कि समांतर क्रम में जुड़े होंगे। सपोज दैट ऐसी कुछ व्यवस्था है, जैसे अपने पास ये 3 संधारित्र हैं, इनको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। ऐसी कुछ सिचुएशन बन चुकी है और इसको आप जोड़ दोगे बाह्य किसी वोल्टता स्रोत के साथ। ऐसी सिचुएशन है और बाह्य वोल्टता स्रोत की वोल्टता है वो V है। तो ये संधारित्र धारिता C1 मान लो, इसकी धारिता C2 एंड दिस इज C3। इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, इसके ऊपर भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया। और जैसा कि आप जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो भी आवेश होता है प्रत्येक संधारित्र का वो डिफरेंट होता है। तो हमने मान लिया Q1 Q2 Q3, जबकि विभवांतर समांतर क्रम में सबका एक समान होता है। सो अब आप क्या करोगे, आपको तो ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो ऊर्जा के 3 फॉर्मूले याद होंगे। कौन कौन से? U बराबर CV²/2, QV/2 और तीसरा होता है Q²/2C। अब आप इनमें से कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी कैपेसिटर लगे होते हैं उनकी परिणामी धारिता कितनी होती है। तो समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता कितनी होगी? Cp, पैरेलल के लिए P आया है। धारिता याद है आपको, हमने ज्ञात किया था C1 + C2 + C3, और यदि n संधारित्र होते तो आगे हम n तक चले जाते, तो इतनी वैल्यू होगी अपने पास। अब आप इन 3 में से वो फॉर्मूला लीजिए जिसमें ऊपर C लिखा हुआ है, ताकि हम उस C के स्थान पे सीधा वैल्यू पुट कर पाएँ। यहाँ पे जो भी आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊर्जा देख रहे हो, उसमें ये पहचान करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम फॉर्मूला कौन सा काम में लें। तो सीरीज में तो हमने देखा कि 1/C के रूप में वैल्यू हमें मिल रही थी, तो हमने 1/C वाला फॉर्मूला काम में लिया। अब यहाँ पे हमें सीधी वैल्यू C के पदों में मिल रही थी, ऊपर किसके अंदर C है वो फॉर्मूला आप काम में ले लोगे, तो भाई ये पहला फॉर्मूला काम में आ जाएगा। तो पहले फॉर्मूले के अनुसार सभी संधारित्रों की एक बार ऊर्जा मान लो कितनी कितनी होगी। सारे के सारे कैसे लगे हुए? पैरेलल में। तो विभवांतर तो सबका समान होना है, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर है वो बराबर होता है। तो ये कितना बन जाएगा? धारिता C1 है ना, तो इसकी ऊर्जा बनेगी कितनी? इसकी ऊर्जा बनेगी C1 V²/2। इस सूत्र के अनुसार धारिता C1 है, इसके लिए कितना बन जाएगा? C2 V²/2, और इसमें कितना बन जाएगा? C3 V²/2। ये प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा निकल के आ जाएगी। सो परिणामी ऊर्जा ज्ञात करनी है निकाय की, तो परिणामी ऊर्जा कितनी बन जाएगी? परिणामी ऊर्जा U = होगा, पहला फॉर्मूला काम में लोगे CV²/2, पैरेलल के है तो मैं यहाँ पे पैरेलल के लिए Cp लिख देता हूँ। तो U = V²/2, क्या बचा? Cp की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना है? C1 + C2 + C3, इस प्रकार से वैल्यू आ गई, और n तक होता कि अपने n तक लिख लेते। अब आप इस बार वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा C1 V²/2, C2 V²/2, और ये आ जाएगा C3 V²/2। ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू सेम है, पहले संधारित्र की ऊर्जा है। ये वैल्यू किसकी है? दूसरे संधारित्र की ऊर्जा है। और ये वैल्यू किसकी है? तीसरे संधारित्र की ऊर्जा है। तो U = क्या बनेगा? U1 + U2 + U3। U1 पहले संधारित्र की ऊर्जा, U2 दूसरे की ऊर्जा, और U3 तीसरे संधारित्र की ऊर्जा। तो भाई पैरेलल के अंदर भी ऊर्जा उसी रूप में निकल के आई है जिस रूप में हमें सीरीज के अंदर मिली थी। यानी कि चाहे आप संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित करो या श्रेणी क्रम में संयोजित करो, ऊर्जा का मान हमेशा
प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जाओं के योग से प्राप्त होता है, यानी कि ऊर्जा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप उसको समांतर क्रम में जोड़ो चाहे श्रेणी क्रम में जोड़ो, दोनों ही केस में ऊर्जा है वो में समान प्राप्त होगी। श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो भी सभी की ऊर्जाओं को आपस में जोड़ दो, परिणामी मान निकलने वाला है। समांतर क्रम में जोड़ दो तो भी सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं को आपस में जोड़ोगे तो भी उतना ही मान, परिणामी मान निकल के आने वाला है। तो शॉर्ट एंड स्वीट, श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, दोनों ही केस में जो परिणामी ऊर्जा होती है वो प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जाओं के योग से प्राप्त होती है। तो ये तो अपने पास 3 संधारित्र थे। यदि n संधारित्र लगे होते तो आप इसको क्या करते, तो आप इसको कहाँ तक पहुँचाते, n तक पहुँचा देते, यानी कि un तक इसका एडिशन हो जाता, संयोजन हो जाता। तो ये परिणामी ऊर्जा निकल के आ गई किस क्रम में, समांतर क्रम संयोजन में। अब अपने बात करने वाले हैं, एक संधारित्र होगा अपने पास, उसका ऊर्जा घनत्व कितना होगा। अब ये ऊर्जा घनत्व एक्चुअल में क्या होगा, जैसे अपने पास ये संधारित्र है, इस संधारित्र का ये एक निश्चित एरिया होगा और इसके बीच में जो भी एरिया है ना वो घन या घनाभ के आकार का होगा, क्योंकि प्लेट की निश्चित मोटाई होगी, इतनी ही मोटाई सामने वाले प्लेट की होगी। तो एक इस प्रकार से संरचना बन जाएगी, रूम के रूप में संरचना बनेगी, घन या घनाभ के रूप में संरचना हमें प्राप्त होने वाली है, यानी कि उसका एक निश्चित वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। और हमने ये कहा है कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो उसके कंप्लीट विद्युत क्षेत्र में रहती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के आयतन में रहती है, वो कंप्लीट आयतन में रहती है। तो कंप्लीट आयतन की ऊर्जा हम जानते हैं, ये रही। हमें एकांक आयतन की ऊर्जा ज्ञात कर लेनी है, वही ऊर्जा संधारित्र की ऊर्जा घनत्व के रूप में हमें मिलेगी। यानी कि संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व आप किसे कहोगे, संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में विद्यमान ऊर्जा ही संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व बन जाएगी। तो अभी हम संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो ये संधारित्र का ऊर्जा घनत्व एक्चुअल में क्या होगा, एकांक आयतन में जो भी ऊर्जा होगी वो संधारित्र के लिए क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। तो ऊर्जा घनत्व आप ज्ञात कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो आप, संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो कुल ऊर्जा है उसको देखो कितना होता है, जो कि हमने ज्ञात कर लिया। फिर उसमें आयतन का भाग लगा दो तो वो एकांक आयतन की ऊर्जा बन जाती है। शॉर्ट एंड स्वीट आप ये समझ सकते हो कि भाई यदि संधारित्र के मध्य कुल ऊर्जा U है तो उसमें आप आयतन का भाग लगा दोगे तो ये एकांक आयतन की ऊर्जा बन गई, और यही संधारित्र के लिए क्या कहलाएगा, ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। यानी कि हमें U/V अर्थात एकांक आयतन की ऊर्जा को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप कुल ऊर्जा को ज्ञात करो कितना होता है, उसमें फिर आयतन का लगा देंगे भाग। ओके, सो अपने पास ऊर्जा के 3 सूत्र थे, कुल ऊर्जा के 3 सूत्र थे, जिसमें से एक सूत्र ये भी था Q²/2C, ये कुल ऊर्जा का सूत्र था। सो आप क्या करोगे, संधारित्र की प्लेटों के ऊपर कुल आवेश कितना है उसको सबसे पहले ज्ञात कर लो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है वो आप ज्ञात कर लो, जो कि आप पहले से जानते हो, हम ज्ञात कर चुके हैं। कुल मिलाकर के आप संधारित्र से संबंधित आवेश ज्ञात कर लो और धारिता देख लो, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, कुल ऊर्जा का मान निकल के आ जाएगा। जब आप ऐसा करोगे तो कहीं ना कहीं आपको आयतन भी मिलेगा, उस आयतन का अपने भाग लगा देंगे, अपनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये उसके कुछ बेसिक स्टेप हैं। तो सबसे पहले आप आवेश कैसे ज्ञात करोगे, आवेश ज्ञात करने के लिए अपने पास जो भी संधारित्र होता है उसके लिए हम ये जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मान कितना होता है, E बराबर होता है σ/ε0 होता है। और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, Q/A होती है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q/A, और साथ में बटे में ε0। आपको सबसे पहले Q ज्ञात करना है, तो यहाँ से आप Q ज्ञात कर लो, A/ε0E। ये संधारित्र की प्लेटों पे विद्यमान आवेश निकल के आ चुका है। अब अपने क्या करना है, जो भी अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र होगा उसके लिए धारिता देखनी है, जिसका मान आप डायरेक्टली जानते हो, A/ε0/D होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
C बराबर होता है A एप्सिलॉन नोट बटे D। आपने Q और C दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कुल ऊर्जा के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो कुल ऊर्जा निकल के आ जाएगी। अतः कुल ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी कुल ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, U इज इक्वल क्यू स्क्वेयर बाई 2C और U इज इक्वल क्यू की वैल्यू पुट कर दो, स्क्वेयर के साथ लिखनी है वैल्यू, A स्क्वायर एप्सिलॉन नोट स्क्वायर E स्क्वायर बटे 2 और C की वैल्यू हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट बटे D, ये D चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आप कुछ काट बांट कर लीजिए, A से A कैंसिल, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा A एप्सिलॉन नोट E स्क्वेयर इंटू D बटे में आ जाएगा 2। ओके, A क्या चीज़ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, D क्या चीज़ है, डिस्टेंस है प्लेटों के बीच की, यानी कि दूरी अर्थात विस्थापन है। तो क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या होगा, क्षेत्रफल इंटू दूरी होगा आयतन। क्षेत्रफल इंटू दूरी बराबर क्या होता है, आयतन होता है। आयतन बराबर क्या निकल के आता है, आयतन बराबर होगा क्षेत्रफल इंटू दूरी। तो A इंटू डी, इसको आप क्या कहोगे, वॉल्यूम यानी कि V कह दोगे, आयतन बोल दोगे। तो U बराबर आएगा एप्सिलॉन नोट E स्क्वेयर बटे 2 इंटू में आ जाएगा आयतन V, और इस आयतन का आप भाग लगा दो तो U बटे V बराबर कितना बनेगा, एप्सिलॉन नोट E स्क्वेयर बटे 2, और ये क्या हो जाएगा, ये एकांक आयतन की ऊर्जा होगी जो कि क्या कहलाएगी, ऊर्जा घनत्व कहलाएगी। सो इसको आप क्या कहोगे, ऊर्जा घनत्व, और इसको मैं U बेस में V लिखता हूँ, ये बन जाएगा एप्सिलॉन नोट E स्क्वेयर बाई 2, जो कि समीकरण नंबर 3 है, ऊर्जा घनत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, संधारित्र के लिए जो ऊर्जा घनत्व होता है वो एप्सिलॉन नोट E स्क्वेयर बटे में 2 होता है। ये फॉर्मूला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, न्यूमेरिकल में काम देगा। तो कुल मिलाकर के आज हमने क्या पढ़ा, संधारित्र से संबंधित हमने स्थितिज ऊर्जा देखी है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने ऊर्जा के वैल्यू फाइंड आउट किया, और साथ में हमने ऊर्जा के संधारित्र की ऊर्जा घनत्व को भी ज्ञात किया है। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।